देखिए, आजकल वास्तु के नाम पे हमें बहुत कुछ बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, डराया भी जाता है। जैसे दिशाओं का डर, तत्वों का डर, रंगों का डर। मगर क्या लेकिन वास्तव में हमारा प्राचीन जो वास्तु है यही है क्या? सिर्फ यहाँ तक ही है, या फिर हमें मूल जो ज्ञान है उससे हम दूर हो चुके हैं, जो हमें पीढ़ियों से मिलता आ रहा है, तो हजारों वर्ष पहले हमें हमारे गुरुजनों ने दिया है, क्या हम उससे दूर आ चुके हैं? इससे सिर्फ हमें समझना है। तो वो ज्ञान जो महर्षि पराशर और महर्षि विश्वकर्मा जी ने हमें जो दिया है, क्या उनसे हम दूर तो नहीं आ चुके हैं? सिर्फ फर्क समझने की जरूरत है। तो हम जब वास्तु की बात करते हैं तो हमें उसके मूल स्रोत तक जाना होगा, ये मेरा मानना है। यदि वास्तु सिर्फ इतना शक्तिशाली है तो फिर वास्तु के अनुसार बने ग्रहों में या भवन में समस्याएं क्यों आती है? आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है 22 साल के कैरियर में, वास्तु के कैरियर में मैंने देखा है बहुत सारे वास्तु अनुसार घर बनाए हुए हैं, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आते हैं। और कई जगह ऐसा भी, उससे उल्टा भी है कि वास्तु के अनुसार नहीं है फिर भी घर में खुशहाली है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों? आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल वास्तु नहीं है, बल्कि वास्तु का मूल रहस्य है, अष्टक वैदिक वास्तु। देखिए, आजकल वास्तु के नाम पे हमें बहुत कुछ बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है, डराया भी जाता है। जैसे दिशाओं का डर, तत्वों का डर, रंगों का डर। मगर क्या लेकिन वास्तव में हमारा प्राचीन जो वास्तु है यही है क्या? सिर्फ यहाँ तक ही है, या फिर हमें मूल जो ज्ञान है उससे हम दूर हो चुके हैं, जो हमें पीढ़ियों से मिलता आ रहा है, तो हजारों वर्ष पहले हमें हमारे गुरुजनों ने दिया है, क्या हम उससे दूर आ चुके हैं? इससे सिर्फ हमें समझना है। तो वो ज्ञान जो महर्षि पराशर और महर्षि विश्वकर्मा जी ने हमें जो दिया है, क्या उनसे हम दूर तो नहीं आ चुके हैं? सिर्फ फर्क समझने की जरूरत है। देखिए, विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में कहा हुआ है, पेज नंबर 2 पे आप देख लीजिएगा, भगवान शिव की कृपा से महर्षि पराशर जी ने इस विद्या को हासिल किया। फिर उन्होंने अपने शिष्य बृहदरथ को यह सिखाया ज्ञान, और फिर बृहदरथ जी ने इस ज्ञान को विश्वकर्मा जी को सिखाया, और विश्वकर्मा जी ने इसे अपने शिष्यों से, 21 शिष्यों के माध्यम से लोक कल्याण हेतु सर्व को फिर सिखाया, फिर ये समाज में फैलता गया। यह है इसकी स्टोरी। जगत कल्याण के लिए विश्वकर्मा जी ने हमें ये फिर आगे बढ़ते हुए दिया हुआ है। तो हम जब वास्तु की बात करते हैं तो हमें उसके मूल स्रोत तक जाना होगा, ये मेरा मानना है। हर के विचार अपने अपने होते हैं, पर ये मेरा ये मानना है कि वो जो स्रोत है, जो मूल जो है उसका, हमें वहां तक जाना होगा। देखिए, वास्तु की शुरुआत कहां से होती है? भूमि से होती है, सही बात है, आप सब मानते हैं। तो वास्तु की शुरुआत कहां से होती है? भूमि से होती है। भूमि, उससे पहले शहर आएगा। शहर, किस शहर में हमें भूमि लेनी है, या जिस शहर में मैं भूमि है मेरी, उसे हमें पहले देखना है। और शहर को देखने के लिए कई तरीके हैं, आप सब जानते हैं, अवकड़ा चक्र है, काकिनी है, तो बहुत कुछ है। इससे आप शहर, उस मोहल्ले को आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्या मेरे लिए कौन सा सही है या नहीं है। फिर आप वहां दिशाएं देखते हैं, कौन सी दिशा में हमें लेना है। तो शहर, मोहल्ला हो गया, शुरुआत तो यही से होती है वास्तु की। उसके बाद उसके ऊपर, उस भूमि के ऊपर वास्तु की शुरुआत होती है, जो हमने सीखा है, चाहे कोई वैदिक से करे, कोई मॉडर्न वास्तु से करे, उसके ऊपर ही होगा, भूमि के ऊपर ही। तो ये हमें यहीं से शुरुआत करनी है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? यदि वास्तु सिर्फ इतना शक्तिशाली है, मेरा प्रश्न आप समझिए, यदि वास्तु सिर्फ इतना शक्तिशाली है तो फिर वास्तु के अनुसार बने ग्रहों में या भवन में समस्याएं क्यों आती है? आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है 22 साल के कैरियर में, वास्तु के कैरियर में मैंने देखा है बहुत सारे वास्तु अनुसार घर बनाए हुए हैं, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आते हैं। और कई जगह ऐसा भी, उससे उल्टा भी है कि वास्तु के अनुसार नहीं है फिर भी घर में खुशहाली है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों? गलत वास्तु वाले घरों में भी वो सुखी से रहते हैं।
तो यहीं से शुरू होती है अष्टवर्ग वैदिक वास्तु की वास्तविक यात्रा। उसी के जड़ में हमें ये लेके आता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पराशर जी ने हमें इस पद्धति अष्टवर्ग वैदिक वास्तु यानी अष्टवर्ग जो पद्धति है वो हमें दी है उन्होंने। आप उसे बृहद पराशर ओरा में भी शास्त्र में भी लिखा हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है इस पद्धति के बारे में। आप वहां भी आप उसे देख सकते हैं। फिर जातक पारिजात में भी आप देख सकते हैं, उसका उल्लेख है, फल दीपिका में है, प्रश्नमार्थ नामक ग्रंथ है, उसमें भी इसका उल्लेख दिया हुआ है। तो ये परंपरा आगे से चली आ रही है। और ये जो अष्टक वर्ग जो है वो कलयुग के मनुष्य के लिए करकर वरदान है। बहुत ही सरलतम आप उसकी गणना कर सकते हैं। और वो केवल भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, ज्योतिष के लिए सिर्फ नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। अष्टक वर्ग जो है वो सिर्फ ज्योतिष दृष्टि से भविष्यवाणी करना सब उसके लिए काफी नहीं है, यानी उसकी लिमिट वहां तक नहीं है। वो ऊर्जा और दिशाओं का गणित है। अब गहरे से यदि उसका स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अष्टवर्ग से आप ऊर्जा और दिशा उसका मेल आप कर सकते हैं। तो यह पद्धति हमें बताती है कि कौन सी दिशा व्यक्ति को सपोर्ट करेगी और कौन सी दिशा से उसे परिणाम नहीं मिलेंगे, या कौन से शुभ है या कौन से अशुभ है। सरल भाषा, कौन सा स्थान व्यक्ति के लिए शुभ है और कौन सा स्थान व्यक्ति के लिए अशुभ है, ये हम उससे सरलता से देख सकते हैं। देखिए, हर भवन जो है, हर घर जो है, हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता है, तो ये आप सब भी जानते हैं। और यही रहस्य है जो सामान्य वास्तु और अष्टक और वैदिक वास्तु को अलग बनाता है। दोनों में फर्क ये है, क्योंकि सामान्य वास्तु जो है सामान्य नियम से चलता है। जैसे ईशान में मंदिर होना चाहिए, अग्नि में किचन होना चाहिए इत्यादि, ये सब फिक्स नियम है, उससे सबके लिए एक समान। मगर अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु ये बताता है कि आपके लिए कौन सी दिशा सही रहेगी, किचन के लिए, मंदिर के लिए, घर के यानी बेडरूम के लिए। सामान्य वास्तु में फिक्स है सबके लिए, और अष्टक वर्ग वास्तु आपकी एनर्जी के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताता है कि आपके लिए वो कौन सी दिशा एकदम शुभ रहेगी। बस यह सामान्य वास्तु से एकदम अलग है, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं। सामान्य वास्तु कहता है इन जनरल वे में, तो उत्तर दिशा हमारी अवसर की दिशा है, वहीं से हमें अपॉर्चुनिटी आती है। मगर अष्टक और वैदिक वास्तु ये कहता है पहले व्यक्ति को समझो, यानी कुंडली को समझो पहले, उसके बाद आपकी कुंडली को देखकर ये पता चलता है कि आपके लिए कौन सी दिशा शुभ है या कौन सी दिशा अशुभ है। यानी आपको कहां से गेन आएंगे, यानी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो जनरल नियम नहीं है, सबके लिए एक समान नहीं है, ये अष्टक में कहता है, वैदिक वास्तु कहता है। तो यहाँ ये अलग हो जाते हैं, यहाँ से उसकी जड़ तक हमें वो लेके आता है कि क्यों नहीं है। उत्तर दिशा सबके लिए शुभ है, तो क्या सबको ज्ञान, सबको वहां से अपॉर्चुनिटी आ रही है, सबको अवसर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगा 22 साल की मेरी प्रैक्टिस में, ऐसा हर एक के लिए नहीं है, कुछ एक को मिलता होगा। तो ऐसा क्यों? तो इसे हम एक कुंडली के द्वारा समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कुंडली के द्वारा कि उसे किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारे एक ग्रुप से हैं राकेश अग्रवाल जी, उनकी कुंडली मैंने ली है, उन्होंने मुझे कुंडली दी है। तो उनकी कुंडली के आधार पे हम देखेंगे कि कौन सी दिशाएं किस तरह से पहले निकालना है हमें, शुभ और अशुभ, अष्टक और वैदिक वास्तु के अनुसार। तो मैं उनके चार्ट से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सरलता से समझने की कोशिश करेंगे हम इसे किस तरह से देखना है। तो मैं उनकी कुंडली शेयर करता हूँ पहले आपको। ये राकेश जी है, राकेश अग्रवाल जी हमारे ग्रुप से ही है, तो इन्हीं की कुंडली है, उनकी कुंडली में शेयर करता हूँ आपके साथ। फिर इन्हीं के कुंडली को आधार बना के हम लाइव की स्टडी करेंगे, किस तरह से हमें शुभ दिशा अशुभ दिशा निकालनी है। ये देखिए आप यहाँ पे, जी सर, ठीक है, जी सर, सही है सर, सही है।
ये आपकी कुंडली, बराबर, ये राकेश अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इनकी कुंडली के आधार पे हम इनकी शुभ दिशा और अशुभ दिशा कौन सी है वो निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं अष्टवर्ग से दिशाओं का किस तरह से निकाला जाता है। 4 मुख्य दिशाएं हैं, वो हम किस तरह से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है हम पहले देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये पूर्व दिशा है। अष्टवर्ग के अनुसार जो वैदिक तरीका जो है, पूर्व दिशा जो है वो राशि का जोड़ होता है। मेष राशि यानी 1, 5 और 9, इन 3 राशियों का जोड़ होता है। ये पूर्व की राशियां हैं, पूर्व दिशा की राशियां हैं, ठीक है। इसी तरह दक्षिण दिशा, तो वृषभ 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर की राशि का जोड़ होता है। जो पॉइंट आएंगे अष्टवर्ग में उसका जोड़ किया जाएगा यहाँ। उसी तरह पश्चिम दिशा, मिथुन 3, 7 और 11 नंबर, ये 3 राशियों का जोड़ होगा। उसी तरह उत्तर की ये दिशाएं हैं 4, 8 और 12, ये जल तत्व की दिशाएं हैं। ये एयर तत्व, ये अर्थ एलिमेंट। तो ये इस तरह से दिशाओं का जोड़ होगा। अभी ये चार्ट से कैसे हमें देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जातक के लिए आपके पास, आप वास्तु शास्त्री, आपके पास कुंडली भी आएगी। उस जातक की कुंडली लेके पहले हमें क्या करना है, कुंडली बनाने के बाद में उसकी शुभ और अशुभ दिशाएं निकालनी है, ठीक है। अभी राशियों का जोड़ किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, कुंडली के हिसाब से आप देखोगे ना, ये यहाँ पे समुदाय अष्टवर्ग है और यहाँ हमें पूर्व दिशा देखनी है पहले राकेश जी की। तो राशि कौन सी, 1, 5 और 9, तीनों का जोड़ करना है। 1, 5 और 9 तीनों का जोड़ करना। तो यहाँ 1 कहाँ है, देखिए ये 1 यहाँ है, 1 और ये फिर 5, इसमें जितने पॉइंट है वो पॉइंट लेने हैं, और ये 9, ठीक है। तो 38, 30, 27, यहाँ देखिए ये जोड़ करना है। 38, 30, 27, इन तीनों का प्लस करें आप तो 95 आएंगे यार, ठीक है, 95 पॉइंट आएंगे। उसी तरह दक्षिण दिशा को हमें देखना है। तो राशि नंबर 2, 6 और 10, इन तीनों राशियों का जोड़ करना है। यानी ये 2 नंबर में 34 अंक, 6 में 32 और 10 में 22। तो इन तीनों का हमें यहाँ जोड़ कर दिया। देखिए 34, 32 और 22, तो ये आ गया 88, ठीक है। उसी तरह पश्चिम दिशा में 3, 7 और 11 नंबर की राशि का जोड़ करना है। 3 नंबर यानी 25 अंक है यहाँ पे, 3, 7, 23 और 11, इनका जोड़ करना है। तो 3 में 25, 23 और 22, तो हमने यहाँ 25, 23 और 22 इन तीनों का जोड़ किया, प्लस किए तो 70 आया। उसी तरह उत्तर दिशा 4, 8 और 12 राशियों का जोड़ करना है। तो ये यहाँ 4 पे 26, ये 26 है, 8 में 25 और 12 में 33 नंबर है। तो ये तीनों का हमने जोड़ यहाँ किया, 26, 25, 36, तो ये आ गया 84, ठीक है। तो यहाँ जो एवरेज पॉइंट है वो 84 है। एवरेज जो पॉइंट है ये देखिए, यहाँ एवरेज जो है वो 84 है। 84 से कम जो है वो अशुभ है, और 84 से जो ज्यादा है वो दिशा शुभ है। सबसे ज्यादा शुभ यहाँ कौन सी दिशा आ गई, पूर्व दिशा। इनके लिए पूर्व दिशा शुभ है और पश्चिम दिशा अशुभ है, यानी यहाँ उन्हें फायदा कम होगा। अशुभ का मतलब ये है कि वहां उन्हें ज्यादा मेहनत करने से भी फल बहुत कम मिलेंगे, और पूर्व दिशा में कम मेहनत से अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। जैसे हम कहते हैं उत्तर दिशा की, जैसे हमने बात की कि भाई हमें वहां से अवसर मिलेंगे, तो इनको अवसर कहाँ से मिलेंगे, पूर्व से ज्यादा मिलेंगे। उत्तर की बात की तो एवरेज है, या मिले ना मिले ठीक है, एवरेज है। मगर पश्चिम में यदि मेहनत करेंगे तो इनकी दिशा जिसे कहते हैं ना, उसके लिए उनके लिए अशुभ है, यानी काफी मेहनत के बाद भी बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। कहने का तो ये शुभ अशुभ का तात्पर्य ये है, कम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमें दिशा निकालनी है। तो इस केस में आपने देख लिया कि उनके लिए शुभ दिशा कौन सी है। तो पूर्व दिशा इनके लिए शुभ है और पश्चिम दिशा इनके लिए अशुभ है, ठीक है। इस तरह से आपको दिशा हमें पहले देख लेनी है।